आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद का परिचय प्राप्त करना चाहेंगे। इतिहास की दृष्टि से ज़्यादा हम लोग यहाँ प्रयोगवाद को इसलिए थोड़ा समझना चाहेंगे क्योंकि तार सप्तक जिसके साथ प्रयोगवादी कविता का आरंभ सा माना जाता है इस आंदोलन का, उस तार सप्तक में एक तरफ शमशेर थे, नेमिचंद जैन थे, अज्ञेय थे, तो रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध जैसे भी लोग थे। प्रयोगवाद शब्द को लेकर जैसा कुछ आलोचकों ने, विशेष रूप से डॉक्टर नामवर सिंह ने उल्लेख किया है कि वस्तुतः प्रयोगवादी आंदोलन के सूत्रों के निर्माण में, सिद्धांतों की स्थापना में सिद्धांतकारों ने प्रयोग शब्द का प्रयोग इतनी बार किया था कि अमूमन आलोचकों ने इसे प्रयोगवाद नाम से ही जानने की कोशिश की और प्रयोगवाद संज्ञा से इसे अभिहित किया। वैसे आगे चलकर स्वयं प्रयोगवादी कवियों ने भी माना कि प्रयोग उनके लिए इष्ट नहीं है। वह अपने अनुभूत कथ्य को संपूर्णतः अभिव्यक्त करने का और दूसरी ओर किसी सत्य को संपूर्णतः आत्मसात करने का दोनों माध्यम हैं। और इस तरह प्रयोग उनके लिए उस प्रतीक की तरह है जो प्रतीक अर्थ के सागर में टकराकर, अर्थ के सागर के सतह से टकराकर न केवल लहरें उठाता है बल्कि लहरों की जो माप होती है, उन तरंगों की, लहरों की जो तरंग माप होती है, उससे हम उस गहराई को भी मापने की कोशिश करते हैं, उस सागर की गहराई, अर्थ सागर की गहराई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रयोग इनके लिए इष्ट नहीं था और यह नाम अनायास जैसे छायावाद नाम पड़ा वैसे। लेकिन पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में हम प्रवेश कर चुके थे। तो इस तरह दो विश्व युद्ध लगातार जब आते हैं तो कहीं न कहीं इन विश्व युद्धों में जिस सैन्य शक्ति का प्रयोग हो रहा था और जितनी गतिशीलता थी, जितनी तीव्रता थी, जितनी इसकी व्यापकता थी, वह तीव्रता, गतिशीलता और व्यापकता कहीं न कहीं वैज्ञानिक अनुसंधानों की परिणति भी थी। और कई लोग जैसा मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध वस्तुतः पूंजीवादी बाजार के लिए, पूंजीवादी उत्पादों के लिए बाजार की तलाश थी और पाश्चात्य मुल्क अधिक से अधिक बाजार की तलाश में थे और यह बाजार की प्रतिद्वंद्विता ही थी जो कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए माहौल को, या कह सकते हैं कि वातावरण की निर्मिति को, या वातावरण के निर्माण में साथ दे रहे थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि प्राचीन जीवन शैली और नवीन जीवन शैली के ऊहापोह में जिस ढंग से कहीं न कहीं छायावाद था, कहीं न कहीं एक तरफ ग्राम्य जीवन के सौंदर्य को लेकर मैथिली शरण गुप्त की दृष्टि थी और दूसरी तरफ बादलों, चिड़ियों इत्यादि की पवन के स्वच्छंद उड़ान के साथ खुली खिड़कियों और दरवाज़ों से जो ज्ञान आ रहे थे, जो संवेदनाएं आ रही थी, उस पर उड़ते प्रवाहित होते मन की
राह थी। कुछ वैसे ही आप देखेंगे कि प्रयोगवाद भी एक तरफ वस्तुवादी प्रगतिवादी संसार था और दूसरे तरफ उसके बाद भी वस्तुवादी प्रगतिवादी संसार के बाद भी हम यह पा रहे थे कि उसकी सीमा धीरे धीरे संकुचित हुई जा रही थी। इस संकुचित सीमा के कारण आप देखेंगे कि कई बार अज्ञा के ऐसे वक्तव्य आए जो साहित्यिक वक्तव्य नहीं माने जा सकते। जैसे उन्होंने कभी कहा कि सुख दुख इत्यादि जो है यह एक सार्वजनीन विश्वव्यापी परिघटना है, गरीबी ने इसका ठेका नहीं ले रखा है। यहाँ गरीबी ने इसका ठेका नहीं ले रखा है, निश्चित रूप से अज्ञेय जैसे गंभीर, संवेदनशील, संस्कृति कर्मी और बेहद मौन के गहरे उपासक के लिए यह ऐसा लगता है कि किसी लंबे आलोड़न, लंबी खींच, लंबे उत्पात को न सह सकने के कारण ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, वरना अज्ञेय इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं कह रहा था आपसे कि वस्तुतः इसीलिए प्रयोगवाद की इस पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। औद्योगिक परिवेश का दबाव, भारतीय परंपरा जो अध्यात्म की है, रहस्यवाद की है, या छायावाद ने, रोमांटिसिज्म ने जो एक नई राह खोली थी, उस नई राह में प्रगतिवाद की यथार्थवादी धारा तो अपने आप में बहुत मुश्किल नहीं थी, बहुत ज़्यादा अप्रिय नहीं थी, लेकिन उसे मार्क्सवाद की सूत्रबद्धता के साथ जोड़ देने पर साहित्य अपनी स्वाभाविक गति को भूलकर कुछ यांत्रिक होने लगा था। यांत्रिक इस अर्थ में नहीं कि वैज्ञानिक चेतना या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की भांति यांत्रिक इस मामले में कि वह संवेदना को कुंठित कर रहा था, वह भावों के स्वच्छंद प्रवाह को कुंठित कर रहा था, बल्कि भाव और संवेदना के राह पर आगे बढ़ने को वह कहीं न कहीं भाववाद मान लेता था, उसे यथार्थवाद का वैपरीत्य मान लेता था। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा प्रयोगवाद को जानना इसलिए ज़रूरी है कि प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता कवि अज्ञेय भी इसमें हैं, और दूसरी तरफ जो आगे चलकर समाजवादी या साम्यवादी कह सकते हैं आप, या नूतन प्रगतिशील धारा कह सकते हैं साहित्य की, जिसमें नागार्जुन इत्यादि आते हैं, उसकी एक मजबूत कड़ी के रूप में मुक्तिबोध का नाम आता है। और उनका जो काव्य संग्रह है अंधेरे में, वह भी लगभग 64 के आसपास का है, और यह जो असाध्य वीणा है वह उस काव्य संग्रह में है जो लगभग 61 के आसपास आता है। हालांकि 60 से 70 के बीच में दो और रचनाएं हो रही थी, एक 67 में आप माया दर्पण देखते हैं और एक आप 72 में प्रकाशित होने वाली रचना देखते हैं सुदामा पांडे धूमिल की पटकथा। यद्यपि पटकथा एक वर्णनात्मक रचना है, उसमें बिंबों की, प्रतीकों की वह गहन व्यवस्था नहीं है जहाँ बिंब और प्रतीक ही मिलकर कथा को आगे बढ़ाते हों, जैसा आप देखेंगे असाध्य वीणा में या अंधेरे में। ठीक इसके विपरीत सुदामा पांडे धूमिल की रचना एक गद्य विस्तार की तरह है, सीधे विस्तार की तरह, जिस पर एक सरपट दौड़ लगा रहा है। कभी इतिहास में व्यक्ति जा रहा है, कभी अपने वर्तमान में आ रहा है, कभी अपने समय की गतिविधियों और विचारों का विश्लेषण कर रहा है, उसकी कुरूपताओं का विश्लेषण कर रहा है और विश्वास का विश्लेषण कर रहा है। तो इस ढंग से आप कह सकते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल में आप देखेंगे कि एक वर्णनात्मकता तो है ही और सूक्तियों की भरमार है। उसमें आप देखेंगे चाइना वार भी है, पाकिस्तान का युद्ध भी है, और कांग्रेस के पतन की गाथा भी वहाँ सिमटी हुई है। तो इस तरह इन तीन कविताओं को एक साथ देखने से आप यह समझ सकेंगे कि एक ही सत्य से, एक ही समय से जूझते हुए ये सब के सब कहीं न कहीं अलग अलग दिशाओं की तरफ क्यों जा रहे थे।
इसीलिए मैंने कहा कि आज प्रयोगवाद की यह छोटी सी भूमिका मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप अज्ञेय मुक्तिबोध दरअसल एक ही समय में अपने काल से जूझते हुए एक असाध्य वीणा की ओर जाते हैं, एक अंधेरे की ओर जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे दूसरे परिचयात्मक कक्षा में इसमें प्रवेश करने की। धन्यवाद।